वंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे और आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो बुंदेली लोक संगीत लोकगीत को उन्होंने सहेज के संवार के रखा है। अगर उन्हें हम बुंदेली संगीत का भामाशाह कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दीपक भाई नमस्कार। नमस्कार जी, ऐसा मत बोलिए आप। हम तो केवल बुंदेलखंड के सेवक हैं और संस्कृति की सेवा जो कर रहे हैं वो करते आए हैं। नहीं, आपका काम बहुत अनूठा है और मुझे मेरे दर्शकों को बताइए कि आपने इस यात्रा को, इस मीठी यात्रा को कब से शुरू किया? इसको किया हमने 80 से जी। 78 में हमने डिप्लोमा किया था इलेक्ट्रॉनिक्स से। उसके बाद 80 से हमने शुरू की कन्हैया कैसेट्स, और कन्हैया कैसेट हाउस के नाम से हमने एक दुकान स्टार्ट की थी बजाजा बाजार में 82 में। तब से सफ़र चलते जा रहा है। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई और कहाँ हुई? शिक्षा दीक्षा अलग अलग रहे। जैसे विधि हमने जो किया है, LLB की है, वो तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से की है। बाकी जो वीडियोग्राफी वगैरह की है और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिप्लोमा है, तो 78 में हमने किया था इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा दिल्ली से, DITT से। और जहाँ तक अब CD का ज़माना जब आया 2002 के बाद, तो फिर वीडियो में हमको जानते नहीं थे, तो उस वीडियो को सीखने के लिए फिर हमने डिप्लोमा किया 2002 में भोपाल से, भोपाल सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज से। और वहीं एक BIM एकेडमी है भोपाल में ही, वहाँ पर हमने वहाँ से एडिटिंग का कोर्स सीखा। ये सब सीखने के बाद फिर हम गए FTI पूना। फिर FTI पूना हमने किया 2004 में, और फिर हमने 6 में भोपाल में स्टूडियो खोला था इसका, क्योंकि वहाँ हमारे गुरु लोग थे जो पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह कहते हैं। हमने कोई गलती अगर होगी तो यहाँ सीखने को मिलेगा, तो फिर हमने वहाँ 2009 तक वहाँ स्टूडियो वहीं चलाया, जिसमें आपने देखा होगा, दर्शकों ने भी देखा होगा, इमरान खान के गाने वगैरह जो डांस के हैं वो सारे फिल्माए गए वहीं के हैं भोपाल के। और उसके बाद हमने यहाँ शुरू कर दिया प्रतापपुरा में। दीपक भाई, आपने जो इतना सब कुछ किया, तो इसके पीछे असल प्रेरणा कहाँ से रही? प्रेरणा किस चीज़ की पूछेंगे आप विधि की? हाँ, विधि की और लोक संगीत की, क्योंकि ये आपने कैरियर के रूप में भी अपनाया। ये अलग बात है कि बाद में वो बुंदेली धरोहर एक सहेज के रखने का कारण भी बन गया। प्रेरणा तो हमें अपने पिता से मिली थी, क्योंकि उनकी रेडियो की दुकान थी कन्हैया रेडियो करके, और उन्होंने बहुत सारे इंजीनियरों को सिखाया था। और कई हम देखते थे, बहुत सारे जो उनके सर्वेंट थे वो रेडियो ठीक करते थे। काफ़ी बड़ा काम था उनका, पार्ट्स का भी झांसी में। एक दिन ऐसा हुआ कि एक सारे लोग जाके छोड़ के काम चले गए। फादर ने जिनको सिखाया था वो सब चले गए, तो जो रेडियो उन्होंने ठीक करने के लिए लिए थे, तो वापस करना मतलब एक बेइज्जती सी थी। तो वो रात रात भर ठीक करते थे। तो उन दिनों हमने हाई स्कूल पास किया था, लगभग 12-14 साल के होंगे। हाँ, नहीं 14 साल के होंगे, 16 साल के थे करीब जी। तो हाई स्कूल पास करने के बाद फिर हम वहीं खड़े देखते थे रात भर। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इलेक्ट्रॉनिक्स सीख लें, जबकि पिताजी भी सिखाते थे लोगों को, लेकिन हमने कहा घर पे नहीं सीख पाएंगे। तो फिर मैं दिल्ली चला गया। तो दिल्ली मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा किया, और वो ये सोच के किया था कि वर्कशॉप चलाएंगे, आने वाले दिनों में टीवी आएंगे, टीवियों को ठीक करेंगे। जो 85 में टीवी आया, हमने वहाँ चूँकि 80 में सब काम शुरू कर दिया था, ये सब सोचा था। लेकिन इसी बीच में फादर ने हमारे कहा कि कुछ बुंदेली संगीत के बारे में या बुंदेली लोकगीतों के बारे में छतरपुर स्टेशन उस वक्त खुला ही खुला था कुछ समय पहले। जी जी। तो वहाँ के कलाकारों को पता लगाया हमने। अब समस्या ये आई कि वो डुप्लीकेटर कहाँ से लाए, कि मान लो एक गाना तो रिकॉर्ड कर लिया प्रोग्राम हमने, अब उसकी कॉपीज कैसे बना के कैसेट्स का भेजें। और कैसेट्स का ज़माना भी आ रहा था उस वक्त। तो 82 हमने जब कैसेट का काम शुरू कर दिया था, तो फिर हमने चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स से लाइन से थे हम, तो हमने उसके डुप्लीकेटर्स एक कैसेट से 5, 10, 20, 100, 1000 तक बनाते थे। तो उससे हमने कैसेट का सफर शुरू कर दिया। अब परिस्थितियों ने आके फिर चेंज किया माहौल, कि कैसेट ख़त्म होने लगी। हाँ। और 2000 के आसपास वो सीडियाँ आने शुरू हो गई। अब CD में हमको युग बदला है, युग बदला करेक्ट। अब युग बदला तो हमने कहा अब धंधा चौपट है, तो हमको जो भी सिखाया धंधे में सिखा दिया। तो हमने कहा क्या करें इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो फिर यहाँ मनोज रेजा जी से हम मुलाकात करी एक दिन। हमने कहा भाई हमें वीडियो शूटिंग कर दो। उन्होंने शूटिंग वूटिंग करी यहाँ पर इसी स्टूडियो में, हमने ऑडियो किया, लेकिन वो प्रॉपर VHS पर रिकॉर्ड की गई थी और वो क्वालिटी CD पे कन्वर्ट पर नहीं आई। आपको मजा नहीं आया? नहीं, हमको नहीं आया बिल्कुल। तो हमने मनोज जी के साथ बहुत मेहनत करी, उन्होंने मेरा साथ दिया। बोले चलो वहाँ चलते हैं मथुरा,
तो मथुरा गए बोले, उनका नाम सुना, उनने भी नहीं कर पाई, इनने भी नहीं कर पाई। फिर एक बाई चांस हम भोपाल चले गए। जी। तो भोपाल से फिर हमारा दौर शुरू हो गया। फिर हमने ये पॉलिटेक्निक ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, एडिटिंग सीखा, बेगम में सीखी, FTI गए, और फिर सब कर करोगे। CD का जोर भी धीरे धीरे खत्म हो गया। 2011 में हम यूट्यूब में ज्वाइन कर लिया था हमने। हमें मालूम था आने वाले दिनों में हमारे सूर्य दीक्षित जी हैं भोपाल में, वो कहते थे कि ये भी कुछ दिन का है, अब यूट्यूब पे आ जाओ, एक नया प्लेटफॉर्म। हाँ, तो हमने वहाँ यूट्यूब शुरू कर दिया था जी। तो CD भी बिकती रही, यूट्यूब भी चलता रहा, धीरे धीरे पूरा काम यूट्यूब पे ही आ गया। दीपक भाई, आपने बुंदेली लोक संगीत, धार्मिक मुद्दों पे बहुत सारी कैसेट्स और बहुत सारे एल्बम निकाली, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए जो बहुत उल्लेखनीय हो। निकाले तो अलग अलग मुद्दों पर है, जैसे हिस्टोरिकल निकाला बुंदेलखंड पे, आला उदल के बारे में, और मैथोलॉजिकल वर्क भी बहुत किया हमने। रामायण पे सुंदरकांड वगैरह काफ़ी व्याख्या के उसमें दिखाया कि जैसे दर्शकों को समझ आ जाए। और बुंदेली गाने जो हमारे लुप्त होते जा रहे हैं आज, जैसे सोहर गीत है, बन्ना है, बन्नी है, शादी में जब तेल चढ़ाते हैं तो कौन सा गाना गाया जाता, कब कब अवसर पर कौन कौन से गाने गाए जाते हैं, वो जो पुराने लोग अभी भी हैं या जो पहले हमारे गा चुके ऑडियो के ज़माने में, उनको हमने वीडियो में कन्वर्ट कर दिया, जो कि अब वो गाने मिल नहीं सकते। तो चूंकि वो धरोहर अभी है यूट्यूब पर, बाकी वो सारी चीज़ें हमने जो भी चीज़ ऐसी जो भी रिकॉर्ड की हैं, ये सोच के की है जो मरे ना कभी, जीवन में जिंदा रहे। जैसे पटरा जी ने एक गाना गाया बहुत पहले, पहला गाना था जब लो मोरी बहन जानकी, उसी स्पीड पर वो बिकता था कैसेट में, CD में, उसी स्पीड पे यूट्यूब पे भी चल रहा है। अगर आप जाके व्यूज देख लें तो वो चीज़ हमने वही चीज़ बनाई है जो कहीं पुरानी ना पड़े। मतलब हम सदैव नहीं, धार्मिकता से और परंपरा से, संस्कृति जो लुप्त हो रही है, उन चीज़ों को हम आगे लाते रहे, वो कभी खत्म नहीं होगी शायद। आपने यूट्यूब का उल्लेख किया, आपके यूट्यूब पे कितने चैनल्स हैं? यूट्यूब पर हमारे 6 चैनल हैं। किस किस नाम से? कन्हैया कैसेट के नाम से, कन्हैया लोक संगीत के नाम से है, और कन्हैया म्यूजिक कंपनी के नाम से है, KCS सिनेमा म्यूजिक के नाम से है, कन्हैया कैसेट हाउस के नाम से है, कन्हैया जोकी बॉक्स के नाम से है। तो इन सब के फ्लेवर अलग अलग हैं सारी? हाँ, कुछ कुछ कंटेंट अलग है। हमें मालूम है कि 2 अर्थी गाने हैं, हालांकि 2 अर्थ तो अलग शुरू से चले आ रहे हैं। मज़ा जब भी आता है, पढ़ रही जब भी शुरू में ही गाया, लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई गानों में, तो वो तो हम रिकॉर्ड भी नहीं करते। तो थोड़े से कंटेंट इस तरह के होते हैं, वो हम किसी और चैनल पर डालते हैं, KCS सिनेमा पर। जितने हमारे धार्मिक जो भी चीज़ें हैं वो सब कन्हैया कैसेट चैनल पर जाती हैं। जो मतलब इस तरीके से धार्मिक है, ऐतिहासिक है, ये थोड़ा थोड़ा बांट दिया हमने आपस में। 2 अर्थी गानों की जो बात चली है, तो इन दिनों देखा जा रहा है कि जो नए रचनाकार हैं, नए लोक कलाकार हैं, वो इन सब चीज़ों को बहुत अडॉप्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं सर, मेरी तो रोज़ रिकॉर्डिंग होती है, मैं रोज़ कलाकारों से बोलता हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले रिकॉर्डिंग हुई थी, नाम नहीं बताऊंगा उस कलाकार का। मैंने उससे बोला, मैंने कहा भैया तुमने पहले भी ऐसे गाए और भले ही तुम्हारे मिलियन पे पहुँच, वो उसका गाना पहुँच गया था 90 लाख पे, और 2 अर्थी था, कमेंट्स खराब आते थे, तो मैंने उसको हटा दिया था। हालांकि उसमें गंदा कुछ नहीं था, इतना हटा दिया था हमने, और सबको इतना भी कर दी थी कि नहीं करेंगे, लेकिन नहीं हो जाएंगे, चलता रहा। वो गाना हमने फिर दोबारा डालना पड़ा, कारण उसका सिर्फ एक ही है, वो गाना हटाने से हमने सोचा गंदगी चली जाएगी, लेकिन वो गाना जिस दिन हमने हटाया 15, 20, 25 चैनलों ने डाल दिया। अच्छा। अब मैंने जब हटा दिया तो उस पर मैं स्ट्राइक नहीं दे सकता। जी। अच्छा, कार्रवाई कर सकता, वो लंबी है, तो फिर मैंने कहा अब डले ही है तो फिर ठीक, मैंने डाल दिया, तो तुरंत वो पहुंच गया करीब 18-20 लाख पे तुरंत। लेकिन जब वो दोबारा गाने आया तो मैंने उससे कहा आप ये गाने छोड़ो यार, कि अल्लाह भाई साहब, इसके अलावा प्रोग्राम में कोई सुनते ही नहीं है, दर्शक को कोई सुनाओ अच्छे गाने, सिंपल से, नींद आने लगती, बोले नहीं, भगा देते। मतलब दर्शक भी वो चाहते हैं, दर्शक भी ऐसे हो गए, तो लेखक भी मजबूरन ऐसे हो गए, और गाने वाले भी ऐसे हो गए, और मजबूरी हमारी है कि हम दिखाने वाले भी हो गए, लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी है, हम नैतिक जिम्मेदारी, हाँ, उसको हम पर्दे पर रखते हुए चलते हैं। जैसे कि बहुत सारी जगह पर बिल्कुल ही गंदगी, जो मंचों पर रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग आजकल, बुंदेली मंचों के जो गाने होते हैं, मंच पे होते हैं, अब गायक को पता ही नहीं कहाँ यूट्यूब पे रिकॉर्ड होना है या जाना है, तो उस पर समझ में आती है वो गंदगी। लेकिन हम जब रिकॉर्ड करते हैं उसी वक्त ही काट देते हैं, हम कहते हैं नहीं, ये या तो अंतरी हटा दो, या इसका अर्थ जो है गाने का जो तुम बाद में बोल रहे हो ये पहले बोलो, ताकि विजन क्लियर हो जाए। हाँ, ताकि सुनने वाला वो लेके चले। अब वो तुमने लास्ट में कर दिया, तो मैं जितने भी गाने अगर थोड़े से हैं 20 तरह के, पहले हमने उसको क्लियर करा दिया। अगर उसने क्लियर नहीं किया तो मैंने टाइटल में क्लियर कर दिया, जिससे कई कलाकारों ने कहा आपने वो टाइटल में क्लियर कर दिया तो बहुत खराब गाना कर दिया। हमने कहा हटा ही देते, इससे अच्छा टाइटल में कम से कम आदमी को बात पता तो रहेगा कि क्या है इस गाने में। तो ये माना जाना चाहिए कि हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, समाज को जो परोसना है वो स्वस्थ और सुंदर हो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों की।
जैसा हम दिखाएंगे, जैसा हम सुनाएंगे वैसा ही होगा। लेकिन चूंकि समाज को भी कुछ चाहिए, कुछ ऐसे लोग भी हैं तो उनको ठीक है चाहिए, लेकिन उनका हमने हिसाब किताब दूसरा चैनल कर दिया। प्लस वो चीजें नहीं करी जो उसमें खराब हो जाए समाज, मनोरंजन होगा लेकिन उसका अर्थ पहले से खुल गया होगा, कम वोल्टेज का। हाँ, वोल्टेज कम, करेक्ट। दीपक जी, आपने अब तक लगभग कितने वॉल्यूम्स निकाले होंगे, कुछ अंदाज से बताइए, क्योंकि ये बड़ा टेढ़ा सवाल है लेकिन फिर भी आपके याददाश्त में आ रहा होगा। वॉल्यूम्स में आप नहीं गिन सकते, क्योंकि ऐसा होता कोई वॉल्यूम 90 मिनट का होता, कोई 60 मिनट का होता, कोई 45 कैसेट, उस जमाने में 45 मिनट कैसेट का होता था। कैसेट 45 मिनट्स, 30 मिनट्स, 60 मिनट, 90 मिनट। तो गाने की संख्या हम बता सकते हैं, क्योंकि उससे तो क्या होगा। गाने की संख्या कितनी होगी लगभग गाना हमने करीब बनाए होंगे सर 50-60 हजार तो बनाए होंगे हमने करीब ऑडियो, और सारा कुछ मिला ले अगर इनको मिला के तो लाखों में पहुंचेंगे आज के वीडियो मिला के। इसका मतलब ये हुआ कि आपने बहुत सारे बुंदेली कलाकारों को रोजगार भी दिया। नहीं, रोजगार क्या दिया, उनमें खुद क्षमता थी, उन्होंने हमको रोजगार दिया। प्लेटफॉर्म तो आपने दिया ही, उन्होंने हमको रोजगार दिया। और उन पटेरिया जी ने गाया नहीं होता तो कन्हैया कैसेट का नाम नहीं होता, तो उनने हमको रोजगार दिया। अब उनको उसका मिल गया, उनकी खुद की कला थी अपने आप में, तो ये कह लो कि वो अपने हुनर से बढ़े, हमारा कुछ माध्यम तो आप ही रहे ना। नहीं, माध्यम तो सब ऊपर वाला है सर। दीपक भाई, आपने बताया कि आपने LLB भी की है। यस। तो इस काम में उसका कहाँ इस्तेमाल हुआ, क्योंकि अवरोध तो आते ही हैं। हमारा सबसे प्रथम इस्तेमाल तो हुआ था प्रतापपुरा में। प्रतापपुरा चूंकि क्या है कि 2 प्रदेश जब होते हैं ना, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, तो दोनों नहीं, तो दोनों क्या है कंपटीशन में रहते। उत्तर प्रदेश वाले चाहते हमारे पास अच्छे अच्छे उद्योग आ जाए, जी जी जी। मध्य प्रदेश वाले चाहते हमारे पास उद्योग आ जाए, उसके लिए लालच देते हैं जी। तो हम तो चूंकि झांसी में थे उत्तर प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में ये आया, पता लगा प्रतापपुरा में, मध्य प्रदेश का एरिया है, 7-8-10 किलोमीटर दूर है, तो वही हमारा स्टूडियो भी है। तो वहाँ बताया गया कि आपको 9 साल तक टैक्स नहीं देना है। अच्छा, प्रलोभन दिया गया आपको? हमको नहीं, सभी को दिया। उसमें कोई पैरामीटर है उनके, तो वो पैरामीटर पहले तो क्लियर नहीं करे उन्होंने। तो ये है बिजली में इतना रिड्यूसपन होगा, इसमें ये होगा, इसमें वो होगा, दुनिया भर का था। प्लस अगर आप वहाँ क्या नाम फाइनेंस कराते हैं तो बड़ी सुविधा से फाइनेंस होगा। हालांकि हमने कभी जीवन में आज तक फाइनेंस नहीं कराया, आज तक कभी नहीं कराया कोई फाइनेंस, और सब कुछ था। तो भैया हम वहाँ लगा दी एक फैक्ट्री हमने, तो वहाँ टाइम ये था 9 साल या इतने रुपए तक आपका, जो वो रुपए आपको भले ही 5 साल में हो जाए, वो मैंने 9 साल में हुए। तो टैक्स एग्जेम्प्टेड की तो हम बिल दिए हमने CD के, कैसेट की। अब जब 9 पूरे हो गए तो बाद में लगा कि उन्होंने मेरे को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट माने नहीं है। अच्छा। तो हम पे टैक्स लगा दिया और रिकवरी सीधी तहसील आ गई झांसी हमारी। अच्छा अच्छा। हाँ, अब वो जानबूझ के वैसे तहसील नहीं आना चाहिए थी, वहाँ आना चाहिए थी, क्या नाम, निवाड़ी तहसील या मध्य प्रदेश से। हाँ, लेकिन उन्होंने सोचा कि घर पहुंचेगा कि जल्दी वो आएंगे। तो मैंने देखा रिकवरी आ गई मेरी, करीब वो 15-16 लाख की एक रिकवरी थी, एक और रिकवरी पड़ी थी, वो दोबारा वो आने वाली थी। तो फिर मैंने बात की वहाँ जाके, तो एक जिला स्टेट लेवल कमेटी होती है पहले, उसमें जिला उद्योग केंद्र का एक व्यक्ति होता है, एक वाणिज्य विभाग का होता है, कलेक्टर उसका अध्यक्ष होता है। तो वहाँ से तो मेरे को हरा दिया कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, क्योंकि आप रील कहीं से लाते हैं, डब्बी हम प्लास्टिक की कहीं से लाते हैं, असेंबलिंग हम करते हैं। तो बोले आप असेंबलिंग यूनिट हो, हमने जो एग्जाम्पशन दिया है वो दिया है मैन्युफैक्चरिंग में, आप मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आते हैं। जी जी। अब मैं सब, अब चूंकि मैं अपने नाना जी मेरे वकील थे, शुरू से ही मेरे को बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर याद आती थी बातें, तो मैंने हाँ, तो फिर मैं पहुंचा सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो तकनीकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी विभाग गया मैं सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्रेटरीट में। तो वहाँ पर बहुत अच्छे एक व्यक्ति थे, शायद रिटायरमेंट होने वाला होगा, मेरे को नाम याद नहीं है, बहुत साल हो गए। तो उनसे मैंने कहा साहब ये ऐसी ऐसी मेरी प्रॉब्लम है। और बगल में हमने एक दूसरी बात भी रखी, हमने कहा साहब ये मारुति कार आती है तो बैटरी तो उसमें एक्साइड की होती है, लूकस का उसमें वो क्या नाम वो होता है, बल्ब होता है, ये होता है, सब अलग अलग होता है, उनको मैन्युफैक्चरिंग माना जाता है। एक आवेदन दिया वहाँ हमने, और हमने कहा साहब जैसे टीवी है, अब टीवी तो कोई बना ही नहीं सकता, और मैन्युफैक्चरिंग में कोई टीवी में रजिस्टेंस किसी और की है, तो हमने कहा हम काहे में आएंगे। तो लंच चल रहा था, उन्होंने कहा लंच के बाद आप आइए। तो हम एप्लीकेशन दे के चले गए, तो उन्होंने अपने तकनीकी विभाग से बात करी, तो वहाँ उन्होंने फिर बताया मेरे को 4 बजे करीब शाम को कि नहीं आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आते हैं। तो मैंने कोई सर्टिफिकेट इसका मिल जाएगा सर? बोला उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा 2-3 दिन का, और आप फिर से एक आवेदन प्रॉपर तरीके से दीजिए कंपनी।
दोबारा दिया, वहां से वो आवेदन मिल गया, मेरा दिल खुश हो गया। हाँ, आप जीत गए। अब जीत गए। अब मेरा जाना था स्टेट लेवल कमेटी पे, यानी कि भोपाल में। जी। वहां से कमिश्नर आता है, इंदौर बैठते हैं कमिश्नर वाणिज्य विभाग के, वो इंदौर से आते हैं और क्या नाम आपका, वो स्टेट लेवल कमेटी में। तो वहां मैं पहुंचा, तो वहां जाके मैंने सारी दलील दी और सर्टिफिकेट दिखाया, जिसकी वजह से हम जीते और सारी रिकवरी हमारी समाप्त हुई। फिर ऐसे इनकम टैक्स का आया, कोई जलने वाले थे हमारे कुछ लोग, तो उन्होंने इनकम टैक्स आगरा लिख दी रिपोर्ट कि साहब इनकी हजारों कैस्टें बिकती हैं जी, और वो संजय पैलेस आगरा। सीधा कमिश्नर का मेरे पास आया और उनके यहाँ छापा डाल दिया जाए। यहाँ जितने ऑफिस थे मेरे, जबलपुर, कटनी, सतना, सब पूरे एड्रेस सब था। तो हमें विदेश गए, इनके फादर विदेश घूमते हैं, हम विदेश घूमते हैं, और हम घूमते ही हैं विदेश, फादर घूमते हैं। उन दोनों फादर विदेश में ही थे, और जिस वक्त आया था बहन के हम आए, तो आया साहब वो सभी के नाम आया संबंध। अब संबंध आने का मतलब तो साहब मतलब ये है कि हेडेक है जी। अच्छा, दूसरा क्या है, अब सीए हमारे थे। अब ये भी लगा ऐसा तो नहीं हमारे सीए ने भेज दिया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सीए सब जानता है। हाँ। तो हालांकि सीए का दोष नहीं दे रहे, हम अपने आप में सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। जी, जी। तो मैं सीए के पास भी नहीं गया। हाँ। मैंने अपना एक छोटा सा अकाउंटेंट था, मैंने उसको लिया और सारी चीज़ों का दिन रात, चूंकि टाइम था 20-25 दिन था, तो मैंने स्टडी की। फादर का तो मैंने टिकट ला के लिख देंगे, बना दिया कि फादर का जवाब है। छोटे भाई का, चूंकि वो थोड़ा बोलना कम जानता था टेक्निकल चीज़ों में, उसको भर्ती करा दिया कि एडमिट है। अब हमने कहा हम हमारी पत्नी का रह गया, तो हमने दोनों ने बनाया। बनाने के बाद से हम फिर भोपाल गए, सीए से मिले। भोपाल गया था, मेरे जानने वाले छतरपुर सीए, उनसे मिले। हमने उनसे कहा हमने तो सांप बिच्छू काट दिए इसमें सारे, अब जितने सांप बिच्छू हैं आप और काटो इसकी। उनने भी देखा बोले कुछ नहीं है। और मैं अपनी मोदी जी हैं हमारे, यूएन मोदी जी, उनके साथ हम गाड़ी से गए। तो मोदी जी को हमने बाद में बता पाए, हमने साहब ये कागज खर्रा आया है, बोले तैयारी है, हमने सब तैयारी कर ली, आप चलो। जब वहाँ गए तो सबसे पहला तो ये हुआ कि ये मान के चले आप, देखिए जनरल गलती करते होंगे लोग, हमने नहीं की गलती। अब वो इतना सारा हम पूरा लेखा जोखा, पूरा विदेश कब गए क्या गए, पूरा हमने जन्म से मृत्यु तक की कुंडली बना ली अपनी, और बाकी फादर अलग दे दिया कि भाई विदेश है, ये देंगे, ये जवाब अलग देंगे। अब जब लेके गए तो हमने आवक जावक में कहा कि इसको रिसीव करो, वो रिसीव थोड़ी होती है। हमने मोदी जी से कहा, हमने मोदी जी साहब हमने रिसीव नहीं कर रहा। अरे यार वो नहीं होती दीपक जी, अरे हमने क्यों नहीं होती, उससे बहस होने लगी मेरी बहुत जोर से। हमने कहा रिसीव तो करना पड़ेगा, जन्म से मृत्यु तक का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, कल के दिन आप दोबारा अगर हमको मांगते हैं तो मैं दिखाऊंगा कि इसके पहले तक का जमा है, आप ढूंढिए अपने उसमें। जब मेरी बहस हुई तो लोगों की बहस बढ़ गई, तो काफी लोग कुछ अंदर गए कहने के लिए कि कुछ लफड़ा हुआ। तो कुछ पता नहीं कोई आया, तो किसी ने कहा रिसीव कर लो, तो रिसीव करके करवा के लाए, संजय पैलेस से लाए। और मोदी जी देख रहे थे, मेरे यूएन मोदी जी मेरे सीए थे, बहुत अच्छे आदमी, कराया। फिर उसके बाद हम गए तो प्रॉपर तरीके से हम जो है ना, जो जिरह होती थी कचहरियों में, उस तरीके से हम 2 फाइल बनाए। सही वकालतनामा का प्रयोग हुआ। नहीं, फिर हमने 2-3 फाइलें बनाई, 4 फाइलें, एक मोदी जी को दी, एक हमने ली, एक हमारे असिस्टेंट था जो वो अकाउंटेंट, और एक हमने साहब को थी। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे तो हमें टैग लगा रखे थे, नीले पीले हरे सब सारे, ये चूंकि अध्ययन काफी कर चुके थे। तो हमने सोचा चूंकि मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन टेक्निकल तो हमें सहायता करेंगे, तो जरूरत कर मोदी जी की नहीं पड़ी। लेकिन बैठे रहे तो मेरी हिम्मत बनी रही मोदी जी से। उन्होंने पूछा ये, हमने कहा सर ये फलाना नंबर पे, ये नीले टैग पे ये है। ये बहुत अच्छा आपका रिसर्च वर्क था। हाँ, ये अब आप सुनिए, ये करने के बाद पते की बात है कि जब करने के बाद इसका गवाही तो मोदी जी देंगे कभी भी, आप मोदी जी से पूछेंगे तो, कोई है तो है नहीं यहाँ। तो ये सब करने के बाद लंच हो गया, उन्होंने कहा लंच के बाद आइए। कमिश्नर साहब बैठे थे, कमिश्नर साहब बाहर आए, वो अपनी अलग जगह हुई, हम अपने लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे संजय पैलेस में। तब नीचे उतर रहे तो कमिश्नर साहब भी उसी लिफ्ट में आए बाई चांस। तो उन्होंने मेरी पीठ ठुकठुकाई ऐसे करके, और किर्लोस्कर की उनके वहां पर एक फोटो लगी थी बड़ी, किर्लोस्कर सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले। बोले यार तेरी फोटो तो किर्लोस्कर की वहां लगना चाहिए। क्यों? कह रहे तेरी शिकायत गलत की गई, और हम समझ गए थे। और फिर उन्होंने एक किस्सा सुनाया था शंकर जी का, उन्हीं ने सुनाया, जो मोदी जी सुन रहे थे और हम सुन रहे थे, और हमारे अकाउंटेंट था पंकज वर्मा, वो एक्सपायर हो गया। उन्होंने कहा एक दीपक जी एक किस्सा है, वैसे तो हमारा नाम संदीप सेठ है। अच्छा। हाँ, हमारा नाम संदीप सेठ है, मतलब हमें जो पेपर में सब दीपक बोलते हैं प्रेम के नाम से। बोले दीपक जी ऐसा है कि एक शंकर जी किस्सा आपको सुनाते हैं। बोले एक ने वरदान मांगा, और वरदान मांग के बड़ा खुश हुआ। शंकर जी खुश हो गए जब, तो उन्होंने कहा बताओ वरदान क्या चाहिए तुमको। कह लगे हम जो मांगे हमें वो मिल जाए। तो उन्होंने कहा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पड़ोसी को दुगना मिलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? बोले कोई दिक्कत नहीं। अब साहब उसने मांगा गई, एक मकान दे दो, एक मारुति दे दो, डबल पड़ोसी क्या हो गई। अब उसको जलन हो गई। अब उसने क्या करें, तो उसने परेशान कैसे करें, उन्हें हे भगवान एक गड्ढा खुद जाए हमारे,
पड़ोसी के में 2 खुद गए, जिससे जाने में दिक्कत आया उसके, हे भगवान ये हो जाए। फिर जब वो फिर भी नहीं हुआ तो उसने कहा हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों फूट जाए। बोले तुम्हारे साथ यही किस्सा हुआ। ये उन्होंने सुनाया। हम नीचे आए, खाना खा के हम लोगों ने खाना खाया, वो उन्होंने अलग, हम अलग गए। लंच के बाद फिर पहुंचे। फिर ऐसे द्वेष करने वालों से जो आपको पीड़ा पहुंचाई, चाहे अनजाने में पहुंचाई हो, चाहे जानबूझ के प्लान वे पे ना पहुंचाई हो, कैसा लगता है? आप उनको आज भी बददुआएं देते हैं? नहीं सर, बहुत अच्छा है। ये पीड़ा नहीं है, ये एक जीवन का खेल है। इससे कम से कम जो चीजें अनुभव हमने प्राप्त करे, हम करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी वो चीजें प्राप्त नहीं कर पाते। हमारी हिम्मत कमिश्नर साहब के पास जाने की नहीं थी। आज कम से कम कोई भी कमिश्नर हो, कुछ भी हो, प्रॉपर तरीके से एक अंदर से हृदय से डर निकल गया, तो वो मेरा प्रेरणादायक है। दीपक भाई, जहाँ आपका इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, इसके पहले तो साहब मैं आपको बता दूं, मैं तिहाड़ जेल हुआ हूँ। वो किस संदर्भ में? ये तो किसी को पता ही नहीं है। बताइए हमारे दर्शक को बताइए, ये तो एक अलौकिक बात हो रही है। नहीं, जब चांद सोबराज जेल से भगा था जी, उन दौरान हम जेल में जा रहे थे अंदर। कारण हमारा ये था कि हमने बनाई थी विद्यासागर मुनि की कैसेट जी, उनको हम बेचा करते थे, उनके प्रवचन की। तो एक दिल्ली में लाल मंदिर है, तो लाल मंदिर है, लाल किले के सामने, ये लाल मार्केट में। तो लाल मंदिर के मैनेजर थे जिनेंद्र जी। तो उन्होंने कई हम कुछ कैसेट ले आए थे। हमने साहब बिक सकती हो तो आप ये देख लेना, उनको आपसे समाज से संबंधित है। उनको अच्छी लगी तो वो उनके 10 लक्षण व्रत थे, उत्तम सत्य, उत्तम मार्दा, उत्तम संयम, उत्तम शौच, ऐसे करके पूरे 10 के। तो उन्होंने फिर मंगाई, बोले 200 पीस और दे जाओ। तो हमारा सिलसिला उनसे व्यापारिक चलता रहा, तो हम देते रहे, लेते रहे। एक बार उसका बैकग्राउंड तो बाद में पता लगा, जो हमारे साथ घटना घटी। एक बार बोले यार ये वाली कैसेट ले जाओ, इसके भी यार 400-500 पीस बना दो। बना देंगे साहब। हमने बना दिए, और पिताजी की उस वक्त फर्म के नाम से बिल बना हुआ था, बिल दे आए थे जी। अब वहां पड़ा छापा। अच्छा, हाँ, तो वहाँ क्राइम ब्रांच का छापा पड़ा पूरे उस पे। तो उस मंदिर पर? हाँ, मंदिर पे। अच्छा। मंदिर पे पड़ा छापा, और मंदिर में मैनेजर बंद हो गया, सब फिर उधम हुआ। तो कम से कम 500-700 जन इकट्ठे हो गए। तब वो जाके बात हुई, बोले ये कैसेट जो है ना, ये उसके लेखक और बनाने वाले दूसरे थे, वो भी जैन थे। अच्छा, ठीक है। और वो वहाँ के दिल्ली के जो नगर निगम था उसमें वो वकील थे। अच्छा। और जो जैन का ट्रस्ट था पूरा बहुत बड़ा, उसमें कोई मकान के वो किराएदार थे। अच्छा, वकील साहब। और वो लेखक थे और थोड़ा संगीत से प्रेम रखते थे, तो वो कैसेट कुछ उन्होंने बनाई थी अपने भजनों की, जैन की, और उनकी भी बिकती थी वहाँ। जी। अब उनका झगड़ा चला कुछ मकान खाली का, तो उनको नीचे दिखाने के लिए इनने कैसेट हमसे बनवा दी। अच्छा। और हमने दे दी। जब वो मामला सामने आया तो जैन साहब ने कहा कि ये उन समाज ने, वहाँ के लोगों ने कि हमसे क्या मतलब, बना के तो दिया कन्हैया कैसेट वालों ने। तो पुलिस झांसी आई। जब झांसी आई तो हम जाके वहाँ पेश हुए 30,000 कोर्ट में। 30,000 कोर्ट में जो है एक कोई लेडी थी मलिक जी करके, वो उन्होंने जमानत नहीं मानी हमारी, तो अंदर चले गए। अच्छा, कितने दिन रहे? 4-5 दिन रहे, 6 दिन रहे। अच्छा। तो तिहाड़ जेल का अनुभव इसलिए मिल गया, अच्छा इसलिए मिला, वो भी अच्छा रहा जी। अब छोटी मोटी जेल तो काम ही नहीं करती हमारे लिए, इतनी बड़ी जेल से हो गया। हाई वोल्टेज में रहे। दीपक भाई, मैं एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट, कि आपने इतना सारा काम किया, इतना सारे विधाओं को आपने संजो के रखा, इसमें आपकी जीवन संगिनी का क्या योगदान रहा? जीवन संगिनी का सबसे बड़ा योगदान है सर। उसने मेरे को कई चीज़ों की सलाह दी। जैसे सुंदरकांड हमने बनाया प्रॉपर तरीके से, चूंकि वो धार्मिक बहुत ज़्यादा है, वो पढ़ती थी, उन्होंने मेरे को बताया इसके बारे में। चौपाई क्या नाम है उनका? संध्या सेठ, बांदा से मेरी ससुराल जी। तो उनका रहा। जब व्यापार हमारा, पहले तो बच्चे चूंकि पढ़ते थे, हमारे सब बच्चे बाहर ही हैं जी। 2 बेटी 1 बेटा है, वो बाहर पढ़ाने में लगी रही। जब 2000 के आसपास जब टीवी कैसेट का काम खत्म हुआ, 2004 के आसपास, 3 के आसपास, तो सीडी का शुरू किया। तो भोपाल रहा करते थे, तो मिसेस हमारी सब यहीं से पूरा व्यापार देखती थी। पैसे का लेन देन, सीडी बनाना। हम चूंकि वहाँ शूटिंग करते थे भोपाल में, बताइए आपको। तो तब से वो उनका हमारा साथ व्यापारिक उसमें भी आ गया। पहले बच्चों में व्यस्त नहीं, फिर इसमें आएगा। तो आप उनके ऋणी मानते हैं अपने आप को? अरे भैया, सबसे ज्यादा ऋणी है उनके, सभी ऋणी है, कौन नहीं है ऋणी सर। तो दीपक जी, उनके लिए खास समय कब निकाल पाते हैं? क्योंकि वो व्यस्त वो भी हैं, आप भी हैं। कभी ऐसा कभी हुआ कि वो आपसे आहत हुई हो? ये तो सर होता रहता है, क्योंकि वास्तव में इतने व्यस्त हो गए हम कि उस तरफ ध्यान कम जाता है। लेकिन फिर भी वो भी जानती है इस बात को, तो हमारा कोई ऐसा होता नहीं है। आपस में हम लोग तालमेल बनाए रहते हैं, लेकिन हम ध्यान कम दे पाते हैं, ये बात सही है। दीपक जी, जहाँ लोक कलाकारों को इतना सारा काम मिला,
वहीं आज देखा जा रहा है कि बुंदेली लोक कला लोक संस्कृति से जुड़े हुए लोग उतना ज़्यादा फल फूल नहीं पाए जो अन्य भाषाओं के लोग कर पाए। तो क्या लगता है आपको, कहाँ कमी रहेगी कलाकारों में, माहौल में, परिस्थिति में? क्या वजह आप मानते हैं कि हमारी बुंदेली कल्चर को वो स्थान नहीं मिल पाया अब तक जो मिलना चाहिए था ऊंचाई के हिसाब से? उसका कारण मुद्दा तो एक ही समझ में आता है, क्योंकि यहाँ का खून है गर्म। हाला उधर गर्म रहे, झांसी की रानी गर्म रही, बुंदेलखंडी गर्म रहा, तो यहाँ के लोग रहे गर्म, तो एक दूसरे को टांग खींचने में रहते हैं। कोई अगर आगे बढ़ रहा होगा तो उसकी खींचेंगे कि इसी के ये आगे ना बढ़े, वो आगे ना बढ़े, मतलब एक दूसरे का सहयोग ना करके दुश्मनी पैदा करते हैं। हमने तो ग्रुप बना रखे हैं। हाँ, हमने जैसे BFA था हमारा यहाँ झांसी में, ग्रुप बनाया था। अब देखिए वो इतना अच्छा बनाया, हम उसके संरक्षक भी रखे, बनाए गए, तो उसमें काफी सहयोग किया। हमारी ये थी कि हम भोपाल से और पूना से जो हमारे प्रोफेसर रहे उनको भी बुलाएंगे हम सिखाने के लिए लोगों को। ये हमारा था, सब संजय को पता है, सभी को पता है, संजय पचौरी को भी पता है जो अध्यक्ष थे। लेकिन क्या हुआ, आपस में लड़ाइयाँ चालू हो गई, वो उनकी टांग खींचे, वो उनकी टांग खींचे, इसको उपाध्यक्ष क्यों, उसको अध्यक्ष क्यों, तो यही सब चलता रहेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा। ये भी देखा गया है कि आपस की जो द्वेष है वो हमारे कल्चर को प्रभावित तो कर ही रहे हैं और वो खुद भी नहीं बना पा रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा सर, तो वो तो खुद ही गड्ढे में गिरे ही गिरेगा। ये बात तो पुरानी कहावत है, तो वो भी नहीं बढ़ पा रहे आगे। कारण उनका सोच वो ऐसी है ना, दूसरों को बुरा करना, तो इसलिए काम नहीं हो पा रहा, ऐसा मुझे लगता है शायद। फिर मैं भी बता नहीं सकता इसके बारे में और क्या कारण है। दीपक भाई की फिटनेस का राज क्या है? क्योंकि आपको अगर हम 20 साल पहले से हम जानते हैं, 20 साल पहले भी इतने अट्रैक्टिव लुभावने थे और आज भी है। कौन सा पदार्थ खाते हैं? पदार्थ तो क्या, सब ईश्वर की देन है। मेन तो यही ईश्वर की, बाकी कोई तो कहते हैं चेहरे पर जबरदस्त नूर दिखता है। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं, ये तो आपका कहना है। मैसेज तो नहीं आती हमारी। वो कंजूसी करती है, वो कहते हैं कि अपनों की तारीफ करने से नजर लग जाती है। सर, सब कर्मों का फल है। जो हमने देखा, बहुत लोग फिटनेस के चक्कर में परेशान रहते हैं, कसरतें भी करते हैं, खाते पीते भी हैं, घूमते भी है, सब जगह घूमते हम भी हैं। नारायण बाग जाते हैं हम सुबह घूमने, उसके बावजूद भी लोग परेशान रहते हैं। उसके बावजूद 50 लोग घेरे हैं लोगों को। सबसे बड़ा मैं तो ये मानता हूँ कि अगर जिसने हमें बनाया है उसने आपको अगर देख लिया ना प्रॉपर तरीके, आप तो, हम तो देख नहीं पा रहे, वो तो मैं देख ही रहा, उसकी अगर परछाई पड़ती जा रही है तो ऑटोमेटिक हम जैसा आदमी, हम तो छोड़ो, अच्छे आदमी तो सब 90-100 साल तक अच्छे रहे। हमने वैसे बहुत से सुने हैं सर, हमारे नाना जी थे, बहुत सारे लोग हैं, क्या बताएं आपको, मतलब जो कोई योगा नहीं करते थे लेकिन खुश रहते थे। हाँ, तो मतलब कुल मिला के ईश्वर की कृपा है। इसको आप ईश्वर की कृपा माने, इसमें हमारा कुछ नहीं है कि हम घूमने जाते थे इसलिए हमें, सब ईश्वर की कृपा है। दीपक भाई, आपका बड़ा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा काम किया। मुझे लगता है कि बुंदेलखंड में आप सदियों तक जाने जाएंगे। तो मुझे आप ये बताइए, आपको किन किन तरह के, किस किस तरह के सम्मानों से नवाजा गया? सर, सबसे बड़ा सम्मान तो यही नवाजा गया कि हम फिट तो हैं, तो ईश्वर ने नवाज दिया, वही बहुत है। बाकी तो खैर हमें चीज़ों से बहुत दूर रहते सर। क्यों? हम लोग तो सम्मान के लिए बड़े लालच रहते हैं। नहीं, हम तो ये मानते हैं कि सम्मान करवाने से ज्यादा घमंड बढ़ने लगता फिर आदमी का। तो ऐसा कहा है लोगों ने। हाँ। तो मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूँ कि दूर ही रहूं उन चीजों से। अच्छा। अपना काम से काम करूं, मतलब से मतलब करो। सहयोग आप चाहेंगे हम करेंगे आपका, लेकिन उन चीजों को हम, हमारे स्वामी रामसुख दास जी थे सर, गीता प्रेस गोरखपुर का नाम आपने सुना होगा। जी, सुना है। गीता प्रेस गोरखपुर के जयदयाल गोयनका जी थे राजस्थान के, उन्होंने उसकी संस्था उन्होंने बनाई है। उसके पश्चात हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी रहे, जहाँ घर घर में रामायण रखी है, जो उन्हीं की लिखी हुई है अनुवादित। जी। उसके बाद तीसरा खम्मे जो थे वो रामसुख दास जी। उनकी कभी आप, हमने पढ़ ली थी एक बार, उनकी आप वसीयत पढ़ ले, आप गूगल पर डली होगी, रामसुख दास जी वसीयत। आंखें खुल गई हमारी। इस कारण से सम्मान सम्मान सब बेकार है सर। आप वो चीज पढ़ो यथार्थ है, जो कि अब नहीं है, 5-6 साल पहले सुधार गए दुनिया से, लेकिन वो जो लिख के गए क्या क्या, और आदमी वही गलतियां करता है जो वो लिख के गए हैं। वैसी गलतियां अगर कोई ना करे तो सभी कुछ सही है। तो हमने उनको पढ़ रखा है, बहुत बड़े संत है वो, और उनकी फोटो दुनिया में कहीं नहीं है। वो ये सवाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि झांसी में इन दिनों सम्मानों का एक बौछार सी चल रही है। हर संस्था सम्मान बांट रही है, रेवड़ी की तरह बढ़ रही है। ऐसे संस्थाओं को, ऐसी सामाजिक समितियों को क्या कहना चाहेंगे? इससे क्या व्यक्ति को निखार आता है, या वो आपने कहा कि वो घमंड आ जाता है?
हम तो सर अपनी भाषा में कहेंगे, हम उनके लिए तो नहीं कह सकते जो कौन सी संस्था है, हम अपने आप में कहेंगे। ये हमारी बात है कि उसका मतलब घमंड बढ़ता ही है ना, आपने हमें हार पहनाया, हमारा सम्मान करा, आप ही कर दें तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ हम कुछ हो गए। तो वो सब चीजें बेकार है, सादा जीवन ठीक ठाक है, काम अच्छा होना चाहिए, बस काम अपना होना चाहिए, वो काम करते चले जाएगा साहब। अच्छा बुरा क्या है ये भी नहीं मालूम, काम कर रहे हैं हम तो। अच्छा है तो वो भगवान ही जान रहा है तो फैला भी रहा है, बुरा होगा तो बदनाम भी हो जाएगा। दीपक जी के जीवन में लगभग 6 दशक पूरे हो गए, ऐसा मैं कहूँ तो उचित होगा? अब दशक की गिनती सर में आती नहीं, अपने काम में इतने व्यस्त रहते, पता ही नहीं दशक कितने का होता है। तो 60 समझ लो, 60। तो इसके अलावा जो आपने इतना सब कुछ किया, आपके और शौक क्या है? बस शौक सर यही शौक बन गया हमारा, करते करते केवल काम में लगे रहना। 18 मतलब 24 घंटे में कम से कम हम आज की डेट में भी, पहले तो कम से कम 18 घंटे लगे रहते थे, सोते थे हम 5-6 घंटे उस जमाने में। इलेक्ट्रॉनिक में सीखने के चक्कर में, वीडियो सीखने के चक्कर में रात भर पढ़ना। जब भोपाल गए, पूना गए, वहाँ के प्रोफेसर बोलते थे यार तुम यार 55-60 साल की उम्र हो रही तुम्हारी, तुम 24 घंटे रात भर लिखते थे। तो बेचारे खाना देने आते थे प्रोफेसर, FTI पूना के हमारे नेरकर सर। तो हमारा इसी में क्या है, जो आदमी जैसे चोरी करता था, चोरी कर जाती है। एक आपने सुना कहावत है, एक सेठ जी थे तो वो चोरी में पकड़े गए। काय की चोरी? उन्हीं गोबर की चोरी कर रहे थे। तो ये सेठ जी क्यों चोरी कर रहे थे खरपति। उन्होंने कहा हमारी आदत है चोरी जब तक नहीं कर ले हमें नींद नहीं आती। तो ऐसे ही हमारी एक आदत है कि हम अपने काम में लगे रहते, और ये मान के चलो आज भी हम 15-16 घंटे काम करते रहते हैं। दीपक जी, हमारा बंजारा बीट चैनल शिक्षाप्रद और सोशल प्लेटफॉर्म हमने बनाया है। हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे युवा दर्शकों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? टेक्निकल के मामले में, दोनों। टेक्निकल के मामले में तो ये है कि जो भी तकनीकी सुविधा या जो उसको जानकारी चाहिए प्रॉपर तरीके से, कैसे आगे कहाँ हमारे क्षेत्र में बढ़ना है, वो सारे जो प्रोफेसर्स हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, वो हम उनको अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं और उनको दे सकते हैं। और बाकी इसी मीडिया के उसमें दे सकते हैं जानकारी, और क्या हम मदद कर सकते हैं, आप बताएं। नहीं, मेरा मतलब ये था कि आप अपनी तरफ से हमारी नई पीढ़ी को इंस्पिरेशन जैसी कोई बात कहें, ताकि वो दीपक सेठ का पर्यायवाची बन सकें आगे। अरे साहब, इतना आप कहाँ की बात कहाँ ले गए। बस यही सबसे निवेदन करेंगे, ईमानदारी से वर्क करें और लगनता से वर्क करें। जो आप लगन है, जिसमें भी लगन है जिस चीज़ की, वो लगनता से अगर करेगा। आप फादर है, जैसे मान लीजिए अगर फादर चाहते ये करे, डॉक्टर बने, और लड़का चाह रहा कि नहीं हमें जूते में पॉलिश करना है, तो भैया इसको जबरदस्ती मत खींचो। वो पढ़ नहीं पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा, स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी मतलब जूते पॉलिश से बहुत नीचे शब्द बोल दिया, मतलब उसको जो करने की इच्छा है, पुलिस में जाने की या किसी में, उसको वही जाने दो, उसकी इच्छा को प्राथमिकता। हाँ, वो वहीं पहुंच जाएगा उसी पद पर। लेकिन क्या होता है, जबरदस्ती घसीटना ठीक नहीं है। तो मेरा निवेदन यही है कि बंजारा बीट के माध्यम से कि जो भी दर्शक हमारे हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, तो जो आपकी लगन जिस क्षेत्र में है उसमें ही आप लगे रहें तो ज़्यादा अच्छा है, और उनके मदर फादर उसको उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहें, यही मेरा। चलते रहते मेरा एक आखिरी सवाल, और दीपक सेठ जी की और आगे भावी नई क्या प्लानिंग्स है जो वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं? नई प्लानिंग, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदला, पहले कैसेट का जमाना आया, फिर सीडीज का जमाना आया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी बदली, तो अब और इसका अगला पायदान क्या हो सकता है? पायदान तो हमारा बिल्कुल फिक्स है। जैसे बर्तन बदले अलग अलग, पहले वही गाने मोहम्मद रफ़ी के या हमारे पटेरिया जी के कैसेट में बिकते थे, वही चीजें CD में बिकने लगी, वही चीजें अब DVD में, और उसके बाद YouTube पे जी। तो आपके पास ओरिजिनल हमारा सारा जो कुछ मटेरियल है, जो भी डाटा है, अब जो प्लेटफॉर्म आएगा उस पर जाएंगे, उस पर डाल देंगे वो प्लेटफॉर्म। तो ये थे दीपक सेठ जी, जिनको मैं फिर दोहरा दूं, बुंदेली संस्कृति का अगर भामाशाह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्होंने इतना काम किया कि हमारे छोटे से इंटरव्यू में ये समा ही नहीं सकते। धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद ज्योति जी। टूटा हाथ देख बेटे का माहिल काल बरन हो जाए, नीली घोड़ी पर चढ़ बैठा और पनघट पर पहुंचा जाए, फिर समझा करके माली को वहां से कूच दिया करवाए, जाकर पहुंच गया महोबे में जहां पर कुंवर उदय चंद राय, जो शिकार लाया था मार के वह दिवला को सौंपा जाए, माहिल पहुंच गया बंगले में जहां दरबार चंदेला राय,
पीट के छाती रोदन मचाया, चंदेले से कहा सुनाए, जैसे नौकर तुमने राखे ऐसे किसी राजा के नाय, जो ये रहेंगे गढ़ महोबे में हमको जिंदा छोड़े नाय। जब ये बात सुनी माहिल की घबरा गया चंदेला राय, फिर समझा करके माहिल को चंदेले ने कहा सुनाए, जितना प्यारा मुझे उदल है उतना ही लगे अभय सिंह राय, गई बात को मत दोहराओ मत कहीं कान भनक पड़ जाए, इतनी सुनकर माहिल गरजा चंदेले से कहा सुनाए, बाग उजाड़ा कल से तोड़े माली को दिया मार गिराए, इतनी सुनकर चंदेले ने यूं माहिल से कहा सुनाए, नाम न ले तू गढ़माड़ों का माहिल तेरा बुरा हो जाए। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।